Hello students, how are you today? Are you happy? I hope so. I hope so all students are happy and healthy. Students, मैं कपिल गिरधर एक बार फिर से आपका रेडियंट लर्निंग यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि जो हमने प्रीवियस वीडियो आपको दिया था आपने अच्छे से उसको देखा होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो जैसा कि आप जानते हैं लास्ट क्लास में हमें आपको टेंस एक सिखाया था, उस टेंस का नाम रखा गया था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से ही हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, क्योंकि हमारे लिए टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हम वेस्ट टाइम नहीं करेंगे, हम सीधे ही आज क्या करेंगे, इस टेंस से स्टार्ट कर देंगे। क्योंकि देखो इस टेंस के रूल को आपको समझा दिया गया था कि जिसमें हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को यूज करना सीखा था। तो थोड़ा सा एक बार फिर से मैं रिवीजन करा देता हूं कि देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जब भी आप इसकी फॉर्मेशन बनाएंगे, तो फॉर्मेशन बनाते समय जब भी आप इसका रूल बनाएंगे, तो रूल बनाते समय हम क्या करते हैं, सबसे पहले नंबर पर क्या यूज करते हैं, सब्जेक्ट यूज करते हैं। और सब्जेक्ट के बाद क्या यूज करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और कभी कभी उसी फर्स्ट फॉर्म में ऐड कर दिया जाता है एस या फिर ईएस, और लास्ट में क्या लिख दिया जाता है, ऑब्जेक्ट। तो ये तो आपको लास्ट क्लास में रूल दे दिया गया था कि सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट इंडेफिनिट जो कि एक ही है, इसका रूल क्या होता है। तो आपको इस तरह से रूल को सर्व किया गया था। नेक्स्ट ध्यान दें कि जो ये फर्स्ट फॉर्म में एस है, तो हमने आपको क्या बताया था कि आप इसको ये डिपेंड किस पे होगा, वर्ब में फर्स्ट फॉर्म लगाना है कि नहीं, ये डिपेंड करेगा हमारे सब्जेक्ट पे। और सब्जेक्ट दो तरह के बताए गए थे आपको, एक था सिंगुलर नाउन ही, शी, इट, ये सब सिंगुलर नाउन है। और इस सिंगुलर नाउन और प्रोनाउन अगर आपका सब्जेक्ट होता है तो आप उस वर्ब के अंदर क्या ऐड कर देते हैं, एस या ईएस। वर्ब के अंदर एस ईएस ऐड जरूर करना चाहिए जब आपको लगे कि आपका सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है। सोचिए, लेकिन अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर नहीं हुआ और अगर निकला प्लूरल, तो प्लूरल मतलब एक से ज्यादा है, तो प्लूरल नाउन वी, दे, यू, अगर कोई ऐसा सब्जेक्ट निकलता है तो डेफिनेटली वर्ब में एस या ईएस को यूज करने की कोई नीड नहीं होती, बिल्कुल भी आपको यूज नहीं करना चाहिए। और एक सब्जेक्ट अलग से हमने पढ़ा था, जिसको पढ़ा था आई को आपको बताया गया था कि आई के साथ भी आपको एस ईएस लगाने की कोई जरूरत नहीं होगी। ओके स्टूडेंट्स, अब ध्यान दे, देखो अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब में एस ईएस लगना है, और अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब में एस ईएस नहीं लगाएंगे। ये चीज हमने लास्ट क्लास में ही पढ़ी थी। ओके स्टूडेंट्स, लेकिन आज का टारगेट अब हम क्या करेंगे कि हमें इन सेंटेंसेस के आगे फर्दर अलग अलग पार्ट सीखने हैं। हो सकता है आपको एग्जाम में इन्हीं का नेगेटिव बनाना हो, इन्हीं का इंटरोगेटिव बनाना हो। तो आज की क्लास का टारगेट रहेगा कि आप किस तरह से नेगेटिव इंटरोगेटिव बनाते हैं, वो भी कौन से टेंस का बनाते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का बनाते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। जिन्होंने पहले बिल्कुल भी टेंस नहीं पढ़ा है, आप इसको देख लीजिए कि सिंगुलर सब्जेक्ट होने के कारण आप गो का गोज कर सकते हैं। अगर मैं लिखता हूं प्लूरल सब्जेक्ट तो गो का गो ही रहेगा, उसमें एस ईएस लगाने की कोई नीड नहीं रहेगी। ओके स्टूडेंट्स, आगे देखते हैं। देखिए, अब अगर मान लीजिए कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का आपको बनाना है नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब होता है नकारात्मक, नेगेटिव का मतलब होता है नकारात्मक। और हो सकता है नेगेटिव ना बनाना हो तो आपको कभी कभी सेंटेंस को बनाना पड़ता है क्वेश्चन, और क्वेश्चन को बोल देते हैं इंटेरोगेटिव। तो नेगेटिव और इंटेरोगेटिव अगर आपको बनाना है तो उसके लिए आपको चाहिए होती है हेल्पिंग वर्ब। क्या चाहिए होती है, हेल्पिंग वर्ब। और बिना हेल्पिंग वर्ब के आप नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस नहीं बना सकते। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपको क्या चाहिए, हेल्पिंग वर्ब। और हेल्पिंग वर्ब हमारे पास इस टेंस के रूल के अकॉर्डिंग, इस रूल में देखिए तो कोई भी रूल के अंदर हेल्पिंग वर्ब गिवन नहीं है। इसीलिए ग्रामेरियंस के अकॉर्डिंग टू द ग्रामेरियंस हमें इस टेंस के लिए ओनली फॉर दिस टेंस हमें जो हेल्पिंग वर्ब गिवन होती है वो कौन कौन सी होती है, एक तो डू और एक होती है डज। यानी डू और डज का यूज कब करेंगे आप स्टूडेंट्स, डू और डज का यूज करना है आपको जब कभी भी आपको लगे कि आपका जो सेंटेंस नेगेटिव है या फिर इंटेरोगेटिव है। तो while making negative and interrogative you have to use helping verb do or does आपको यूज करना होगा। ओके स्टूडेंट्स, देखिए अब ये do does जो है, तो आप ना इनको, क्योंकि दो वर्ड है और जहां जहां दो वर्ड होते हैं तो ध्यान रखना, जहां दो वर्ड होंगे ना तो वहां पे डिस्ट्रीब्यूशन करना होता है हमें कि कौन से सब्जेक्ट ऐसे हैं जहां डू लगाना है,
कौन से सब्जेक्ट में डज लगाना है, तो इसका जवाब यह है कि जब आप देखते हो डू और डज, तो डज के अंदर एस होता है। इसीलिए जितने भी सिंगुलर सब्जेक्ट है जिनमें एस लगता था, उन सब में हमें हेल्पिंग वर्ब लगानी हो तो क्या लगाया जाएगा, डज लगाया जाएगा। डज कब यूज करना, अगर आपका सब्जेक्ट कैसा निकलता है, सिंगुलर। लेकिन आप ध्यान देना, डू के अंदर एस नहीं होता है और प्लूरल सब्जेक्ट में भी एस नहीं लगता है, इसीलिए सब प्लूरल के साथ क्या लगाया जाता है, डू लगाया जाता है। तो वेरी सिंपल, आप ध्यान दे कि जब सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो डज यूज कर लीजिए हेल्पिंग वर्ब के रूप में, अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो आप क्या यूज कर लीजिए, डू यूज कर लीजिए। तो डू और डज का यूज तब करना जब आपको क्या बनाना हो, नेगेटिव या फिर इंटरोगेटिव बनाना हो। ओके स्टूडेंट्स, अब आगे देखते हैं। देखिए, नेगेटिव इंटरोगेटिव में डू डज का हेल्प लेंगे। अब हम क्या करेंगे, क्योंकि एज ए स्टूडेंट जो आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन आएंगे ना, तो आप ध्यान रखना कि कोई भी टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। इसीलिए क्योंकि अब टेंस एक बेसिक माना जाता है और आप चाहेंगे कि मैं बेसिक को बहुत अच्छे से आपको पढ़ाऊं, तो हम क्या करेंगे ना, इसके जितने पार्ट बन सकते हैं, एक टेंस के अंदर कितने पार्ट बन सकते हैं, कितनी वैरायटी हो सकती है, वो हम सीखेंगे। और आप देखेंगे कि जितना भी आपने कभी पढ़ा होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट, उनसे बहुत अलग अलग तरह के हम सेंटेंसेस बनाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट सेंटेंस लेते हैं। हमने एक सेंटेंस लिया आपके लिए जिसको बोलते हैं हम लोग शी ड्राइव द कार। शी ड्राइव द कार, इसका मीनिंग होगा कि वह कार चलाती है। ओके स्टूडेंट्स, अब ध्यान से देखिए, क्या यह सेंटेंस सही है? आप कहेंगे सर ये नहीं सही है, इसमें एक प्रॉब्लम है। इसमें प्रॉब्लम है कि आप किससे स्टार्ट कर रहे हो, सिंगुलर सब्जेक्ट से। और जब सिंगुलर सब्जेक्ट से स्टार्ट किया जाएगा तो वर्ब के अंदर हमें क्या ऐड करना होता है, एस या ईएस। तो दैट्स वाई यहां पे ड्राइव नहीं लिखना, आपको क्या लिखना चाहिए, ड्राइव्स लिखना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, तो जब आपको लिखना हो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो अकॉर्डिंग टू द सिंगुलर सब्जेक्ट यू हैव टू यूज एस विद वर्ब। वर्ब के साथ एस लगाना चाहिए। और ऐसे सेंटेंसेस को ही ग्रामेटिकली एक नाम दिया जाता है और वो नाम होता है अफर्मेटिव सेंटेंस। इसको क्या नाम दिया जाता है, अफर्मेटिव सेंटेंस। यानी अफर्मेटिव के दो पार्ट होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। तो अफर्मेटिव का ये क्या पार्ट हुआ, पॉजिटिव पार्ट हुआ, ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है। ओके स्टूडेंट्स, लेकिन ऐसा तो नहीं कि हर स्टेटमेंट पॉजिटिव होगी, कभी कभी आपको पॉजिटिव के बदले में क्या बनाना होता है, नेगेटिव। पॉजिटिव की जगह पे क्या बनाना पड़ेगा, नेगेटिव। तो नेगेटिव स्टेटमेंट बनानी होगी। और जब नेगेटिव स्टेटमेंट बनेगी तब आपको क्या यूज करना होगा, हेल्पिंग वर्ब। इसीलिए अब हम लिखेंगे शी के बाद बताइए आप डू लगाएंगे कि डज लगाएंगे? तो आंसर होगा शी एक सिंगुलर सब्जेक्ट है और सिंगुलर सब्जेक्ट होने के कारण आपको क्या लगाना पड़ेगा, डज लगाना होगा। और इस डज को नॉट लगाएंगे तो क्या बन जाएगा, डज नॉट, क्योंकि हमें नेगेटिव बनाना है। और आप ध्यान जानते हैं शायद कि नेगेटिव बनाने के लिए नोट लगाना होता है। इसीलिए क्या लिखेंगे, शी डज नॉट, आगे लिखा है ड्राइव्स। अब सोचिए क्या ड्राइव्स को हम सेम ड्राइव्स लिखेंगे या ड्राइव लिखेंगे? तो इसका आंसर है हम इसमें ड्राइव लिखेंगे। आप ध्यान देना कि डज में ऑलरेडी एस आ गया है, तो वर्ब के अंदर एस नहीं लगेगा। और ये कॉमन मिस्टेक है जो स्टूडेंट्स करते हैं। ठीक है, आपको कभी कभी ना डिस्क्रिप्टिव पेपर भी देना होता है, तो उसमें आपको एसे वगैरह लिखना होता है, लेटर लिखना होता है। तो हमारा ध्यान कभी भी इस तरफ जाता ही नहीं है कि हम एस लगा रहे हैं कि नहीं लगा रहे हैं। ध्यान देना कि अगर डज यूज कर लिया है तो आपको प्लेन फॉर्म यूज करनी है, उसमें एस नहीं होना चाहिए। तो यहां पर हम सिर्फ क्या यूज करेंगे, ड्राइव यूज करेंगे। एस एक कॉमन मिस्टेक होती है और एग्जाम्स में लिखा भी होता है, वो गलत होता है, ऐसा गलत होगा। शी डज नॉट ड्राइव द कार, इस तरह से बनाया जाएगा इसको। ओके स्टूडेंट्स, इसका मतलब कि वह लड़की कार नहीं चलाती है, मतलब मना कर दिया, ये नेगेटिव स्टेटमेंट बन गया। अब हम क्या करेंगे, इसी स्टेटमेंट को चाहे तो इंटरोगेटिव बना दे, क्वेश्चन बना दे, तो हम इसको क्वेश्चन बनाते हैं, इसीलिए आप बनाएं इसका इंटरोगेटिव। अब हम बनाएंगे इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव का मतलब क्वेश्चन, प्रश्न। आपको प्रश्न पूछना है, तो प्रश्न पूछने के लिए, क्वेश्चन पूछने के लिए हमें क्या करना होता है, हमें फर्स्ट नंबर पर ही, पहले नंबर पर ही हेल्पिंग वर्ब लिखनी होती है, फर्स्ट पोजीशन पर। तो हम ये डज को ना शुरू में ही लिख देंगे, तो लिख देंगे डज शी ड्राइव द कार, क्या वह कार चलाती है? हां और ना में आंसर देंगे आप इसका। ठीक है, तो शी ड्राइव द कार का मतलब वह कार चलाती है। शी डज नॉट ड्राइव द कार का मतलब वह कार नहीं चलाती है।
डज शी ड्राइव द कार, क्या वह कार चलाती है? तो इसका मतलब हम इसमें क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन कर रहे हैं। और क्वेश्चन करते समय व्हाइल मेकिंग अ क्वेश्चन ऑलवेज रिमेंबर दिस, कि पहले नंबर पर, फर्स्ट पोजीशन पर हमें क्या लिखना होता है, हेल्पिंग वर्ब। स्टार्ट किससे करना होता है, हेल्पिंग वर्ब को। और खुशी की बात है कि ऐसे सेंटेंसेस को बुक्स में क्या दिखाया जाता है, ऐसे सेंटेंसेस को बोला जाता है यस नो वाले क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चनों को क्या बोला जाता है, यस नो वाले क्वेश्चन, क्योंकि इनका रिप्लाई या तो यस में दिया जा सकता है या फिर नो में दिया जा सकता है। जैसे मैं आपसे पूछूं डज शी ड्राइव द कार, तो आप क्या बोलोगे, नो सर शी डजंट ड्राइव द कार, यस सर शी ड्राइव्स द कार। इस तरह से तो लिखेंगे, यानी हां और ना में इसका रिप्लाई होता है, दैट्स व्हाई इसे बोला जाता है यस नो वाले क्वेश्चन बोला जाता है। ओके स्टूडेंट्स, ओके तो देखो अब हमने अफर्मेटिव बनाया, नेगेटिव बनाया, इंटरोगेटिव बनाया। अब क्या पॉसिबल है कि नेगेटिव इंटरोगेटिव को हम मिक्स कर दें? नेगेटिव इंटरोगेटिव को मिक्स करके हम क्या नेगेटिव क्वेश्चन बना सकते हैं कि क्या वह कार नहीं चलाती है? बच्चे कह रहे सर बिल्कुल बनाया जा सकता है। तो देख लेते हैं कैसे बनाना है। आप बनाएंगे, इसको बोला जाएगा नेगेटिव क्वेश्चन। नेगेटिव क्वेश्चन, इसको नाम दिया जाएगा नेगेटिव क्वेश्चन। तो नेगेटिव क्वेश्चन का मतलब क्या है कि आपको डज भी यूज करना है और नोट भी लगाना है। तो ध्यान रखना स्टूडेंट्स, इसके एक नहीं दो मेथड है, एंड बोथ आर इक्वली एक्सेप्टेबल इन द एग्जामिनेशन। दोनों को एक्सेप्ट किया जाता है। तो ऑलवेज रिमेंबर दिस। बनाने का तरीका क्या है, आप ऐसे बना सकते हो कि आपने क्या किया, डज यूज किया और क्या किया, डज के बाद इसको यहीं के यहीं नोट लगा दिया, बाहर के बाहर पहले नंबर पे ही। तो डज का शॉर्ट फॉर्म लिखना होगा नोट के साथ, क्या लिख देंगे, डजंट। डज नोट को अलग अलग नहीं लिख सकते आप, शुरू में आपको क्या करना होगा, उसको मर्ज करके इसकी शॉर्ट फॉर्म बनानी पड़ेगी, डजंट। डज नोट को क्या लिख दिया, डजंट। अब सब्जेक्ट लिखो शी ड्राइव द कार, शी ड्राइव द कार, शी ड्राइव द कार। इस तरह से बन गया, डजंट शी ड्राइव द कार, क्या वह कार नहीं चलाती है? अब हमें इसी स्टेटमेंट को दूसरे तरीके से लिखना है। आप चाहते हो कि स्टूडेंट, आप चाहते हो कि डज नॉट को अलग अलग लिखा जाए, तो उसमें क्या किया जा सकता है, इस डज को पहले लिखा जाएगा, डज फिर शी लिखा जाएगा, अब नोट लिखेंगे, यानी इसको स्प्लिट कर दिया जाएगा, इसको स्प्लिट कर दिया जाएगा, अलग अलग कर दिया जाएगा। तो अलग अलग करेंगे ना, तो सब्जेक्ट के बाद नोट लगाना पड़ेगा, क्योंकि सब्जेक्ट से पहले एक ही वर्ड लिख सकते हो, तो इसलिए बाद में लिखना पड़ेगा। तो डज शी नॉट ड्राइव द कार, ड्राइव द कार। ठीक है स्टूडेंट्स, ये सब ध्यान रखना है। देखो कितने तरह के सेंटेंसेस बन सकते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में। आज की क्लास में मैं वही सिखाने वाला हूं आपको, जितनी वैरायटी हो सकती है प्रेजेंट इंडेफिनिट में, क्योंकि हमें पूरी डेप्थ में पढ़ना है। अगर आप चाहते हो कि फुल स्कोर आए आपका, तो कुछ क्लासेस को बेसिक पढ़ना जरूरी है। देखो जब मैं आपको टेंस अच्छे से पढ़ा दूंगा, बेसिक आपका कवर हो जाएगा ना, तो डेफिनेटली मैं बिल्कुल आपको एग्जाम स्टाइल से क्वेश्चन दिखाऊंगा सारे, कि कैसे कैसे इसी तरह के स्टाइल के क्वेश्चन आपको बहुत आसान लगने लगेंगे, कि हाँ ये क्वेश्चन था लेकिन उसका बेसिक हमने पहले से ही पढ़ रखा होगा। इसीलिए पूरी डेडिकेटली जो बेसिक में पढ़ा रहा हूं, विदाउट स्किपिंग वीडियो आप ध्यान से देखते चले जाएं कि किस तरह से नेगेटिव इंटरोगेटिव बन रहे हैं। और ये इंपॉर्टेंट है, इनमें से पता नहीं कौन सा टाइप आपके लिए हेल्प कर जाए। और ये मत बोलो कि आपके सामने चैलेंज ये भी रहेगा एसएससी स्टूडेंट के लिए कि जब प्री और मेंस आप पेपर देते हो तो उसमें ट्रांसफॉर्मेशन आएगी, और ट्रांसफॉर्मेशन दो टॉपिक पे बनती है, एक नरेशन पे और एक होती है चेंज ऑफ वॉइस पे। तो नरेशन और चेंज ऑफ वॉइस में ये टाइप ऑफ सेंटेंस बहुत मैटर करेंगे आपके लिए। अगर आपका यहां क्लैरिटी पूरा होगा तो डेफिनेटली वहां बड़ा अच्छा परफॉर्मेंस जाएगा आपका, जब वो वाले टॉपिक पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है स्टूडेंट, इसीलिए एक एक स्टेप को बड़े ध्यान से पढ़ना कि किस तरह से मैं टाइप ऑफ सेंटेंस बना रहा हूं आपके लिए। ठीक है ना, तो हमारे सामने कुछ टाइप्स बन गए हैं, तो 5 तरह के सेंटेंसेस बना लिए हमने। ओके स्टूडेंट्स, आगे देखते हैं। ठीक है, तो अभी तक की स्टडी में अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव और नेगेटिव इंटरोगेटिव को मिक्स करके बनाया हमने। लेकिन बच्चे कह रहे सर आप बताइए, क्या WH फैमिली से क्वेश्चन नहीं बन सकता? बिल्कुल बन सकता है, उससे भी बनाएंगे हम। तो देखिए अब आगे की क्लास में हम WH फैमिली से क्वेश्चन बनाते हैं। तो देख लीजिए, हम अब बनाएंगे क्वेश्चन WH फैमिली वाले, WH फैमिली वाले क्वेश्चन। WH फैमिली किसको बोलते हैं स्टूडेंट्स? ऐसे वर्ड्स जैसे कि व्हाट हो गया, जिनकी स्टार्टिंग या तो W से की जाती है या फिर H से की जाती है, इनको बोलते हैं WH फैमिली क्वेश्चनिंग वर्ड्स होते हैं ये। तो व्हाट हो गया, आप यूज करते थे व्हाई, आप यूज करते थे वेयर, हाउ, ठीक है, हाउ मेनी, कुछ इस तरह के वर्ड्स, कुछ इस तरह के वर्ड्स, बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, एसेट्रा।
ETC एक्सेट्रा। तो बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं। तो हमारा टारगेट रहेगा WH फैमिली के क्वेश्चन को कैसे बनाया जाएगा, तो क्या मेथड होता है उसको बनाने का। और आप ध्यान देना स्टूडेंट्स, जब आपके सामने स्पेशली कॉमन एरर का जो क्वेश्चन आता है, आपको सेंटेंस को करेक्ट करके दिखाना होता है कि बताना होता है कि विच पार्ट हैज एन एरर, कौन से पार्ट में मिस्टेक है। तो वहां पे कभी कभी WH फैमिली का सेंटेंस लिखा होता है और हम नहीं पहचान पाते कहां मिस्टेक है। उसका कारण है यहां आपका बेसिक हो सकता है वीक हो। ध्यान दें, हम जब WH फैमिली के क्वेश्चन को डील करेंगे तो मैं कोई भी एक वर्ड ले लेता हूं, जैसे सेंटेंस सेम रहेगा और हम एक रैंडमली कोई वर्ड लेते हैं, लाइक मैंने ले लिया why she drive the car। इसका मीनिंग क्या हो गया कि वह कार क्यों चलाती है, रीजन क्या है चलाने का। यस नो वाला क्वेश्चन थोड़ी ना है ये, इसमें रीजन बताना पड़ेगा। लेकिन क्या लगता है ये क्वेश्चन बन चुका है? बच्चे कह रहे यस सर क्वेश्चन तो बन गया है। WH फैमिली अकेला क्वेश्चन नहीं बनाता, ध्यान रखना, वो अकेले क्वेश्चन नहीं बनाता। जब तक उसके बाद हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगी तब तक क्वेश्चन कैसे बनेगा। तो जो भी टेंस यूज कर रहे हो उसकी हेल्पिंग वर्ब, जो कि हम धीरे धीरे सीख रहे हैं, हमारे सामने अभी प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो उसकी हेल्पिंग वर्ब डू डज है। तो जब तक इसके जस्ट बाद, ध्यान रखना, इसके जस्ट बाद क्या नहीं लिखोगे, हेल्पिंग वर्ब, तब तक ये क्वेश्चन नहीं बनेगा। इसीलिए अकॉर्डिंग टू शी आपको यहां पे क्या लिखना चाहिए, डज लिखना चाहिए। देखो वाइल स्पीकिंग हम कभी कभी इसको स्किप कर देते हैं, इसको छोड़ देते हैं, ऐसे बोल देते हैं वाई शी। देखो स्पीकिंग में क्या होता है, इट डजंट मैटर यू आर स्पीकिंग राइट और रॉन्ग, द मेन थिंग यू आर स्पीकिंग। मेन बात तो आप बोल रहे हो, इतना काफी है ना। तो उसमें बहुत सारी चीजों को हम अवॉइड कर देते हैं ग्रामर की, लेकिन क्योंकि आपका एग्जाम होगा फॉर्मल लैंग्वेज में, इंपॉर्टेंट है, तो सारी चीजें आपको लिखनी होती है सिस्टमेटिकली। इसीलिए व्हाई डज शी ड्राइव द कार, यही एक फॉर्मल तरीका है लिखने का, आपको ऐसे ही समझना चाहिए बात को। तो यहां पे बिल्कुल सही रहेगा, डज को शी से पहले लिख दो। अकॉर्डिंग टू सिंगुलर सब्जेक्ट आपने क्या लगा दिया, डज, डू नहीं लगाना, लिखा है तो गलत है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारा फर्स्ट बन गया। अब बच्चे कह रहे हैं सर एक बात और बताइए, क्या इसका भी नेगेटिव बन सकता है? जैसे आपने नॉर्मल तरीके से बनाया था तो बिल्कुल इसका भी नेगेटिव बनेगा, इसके भी नेगेटिव क्वेश्चन बनेंगे बिल्कुल वैसे ही, दो तरीके से इसके भी बनेंगे। तो वाई का वाई लिखा पहले, आप चाहो तो डज नॉट को एक साथ लिख दो नेगेटिव क्वेश्चन बनाने के लिए। डज नॉट को इकट्ठा लिखेंगे तो डजंट लिखना पड़ेगा आपको। फिर लिखा शी ड्राइव द कार। इस तरह से बन गया हमारा क्वेश्चन। अब आप एक दूसरा मेथड भी यूज कर सकते हो, क्योंकि इसके दो मेथड थे हमारे पास। तो y के नीचे y लिख दिया, y के नीचे y। अब इस डज नॉट को आप क्या कर सकते हो, स्प्लिट कर सकते हो। स्प्लिट करने के लिए पहले डज लिखें, फिर शी लिखें और फिर आप नॉट लगा दें, तो क्या बन जाएगा, वाई डज शी नॉट ड्राइव द कार। ओके स्टूडेंट, ड्राइव द कार, इस तरह से। देखो स्टूडेंट, तो देखो इस तरह से हमने 8 तरह के टाइप सेंटेंस बना लिए। देखो एक टेंस से, एक सेंटेंस से हमने देखो 8 तरह के सेंटेंसेस बना दिए हैं, लेकिन अभी और भी बनाने हैं। अब बच्चे कह रहे सर और कितने बनेंगे? अब देखो एक तरीका है कि सारे WH फैमिली वर्ड यूज करने लग जाओ, कभी वट लगा दो, कभी वैन लगा दो, कभी वेयर लगा दो। ऐसे नहीं, हमें टाइप भी बदलना पड़ेगा, हमें टाइप भी बदलना है। तो 8 तरह के तो बना दिए हैं ना, अब मैं आपके लिए और बनाता हूं। देखो और कैसे बनेंगे। अब और बनाने के लिए याद करिए कि अगर मैं, सोचो जरा कि मैंने अगर सेंटेंस में से शी को हटा दिया तो अब बच गया सेंटेंस में ड्राइव द कार, ऐसा बच गया। क्या ऐसा सेंटेंस पॉसिबल है? क्या लिखा जा सकता है ऐसा? स्टूडेंट कह रहे लिखा जा सकता है सर। ऐसे सेंटेंस को एक नाम देते थे, मुझे लगता है, क्या नाम देते थे? ऐसे सेंटेंस को ग्रामेटिकली एक नाम दिया जाता है, ऐसे सेंटेंसेस को ग्रामेटिकली एक नाम दिया जाता है जिसको बोलते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस। इसको क्या बोला जाता था? इंपेरेटिव सेंटेंस। और स्पीकिंग में तो बहुत ज्यादा यूज करते हैं ऐसे सेंटेंस, छोटे छोटे सेंटेंसेस बनते हैं तो स्पीकिंग में काफी यूज करते हैं सेंटेंस को। जैसे बोल देते हैं ओपन द डोर, हेल्प द पुअर, गेट आउट, गो, कम, डोंट गो, डोंट कम, डोंट टच द वायर्स। ऐसे ऐसे सेंटेंसेस को क्या बोलते थे? इंपेरेटिव सेंटेंस। सर इंपेरेटिव सेंटेंस का कोई मोटिव होता है? जी हां, इसका मोटिव होता है। और इसका मोटिव देखो क्या क्या हो सकता है। तो एक इंपेरेटिव सेंटेंस जब लिखते हैं तो उसका मोटिव होता है कमांड देना। क्या देना? कमांड देना। हो सकता है कमांड ना दो तो आप दे सकते हो सजेशन, कोई सजेशन दिया जा सकता है, कोई सजेशन दिया जा सकता है, ठीक है। कभी कभी आप वार्न, चेतावनी देते हो,
कभी कभी रिक्वेस्ट करते हो, रिक्वेस्ट। और सबसे खास बात, कभी कभी फॉरबिड करते हो। फॉरबिड का मतलब होता है मना कर देना, कुछ चीजों में मना भी कर देते हो कि ये मत करो, ऐसा भी बोल देते हो आप लोग। तो बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं, कुछ मैंने लिख दिए आपके लिए, जैसे कि ऑर्डर हो गया, कमांड हो गया, एडवाइस, सजेशन, वार्न है, रिक्वेस्ट हो गया, फॉरबिड हो गया, परमिशन हो गया, रिमाइंड हो गया। ऐसे ऐसे सेंटेंसेस इसमें बनाए जाते हैं और इसी को बोलते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस। इसको क्या नाम दिया जाता है? इंपेरेटिव सेंटेंस बोलते हैं इसको, इंपेरेटिव सेंटेंस। ओके स्टूडेंट्स, इंपेरेटिव सेंटेंस का ये मोटिव होता है। लेकिन ध्यान रखना कि अब हमें बनाना है इसका इंपेरेटिव सेंटेंस। सर इस टेंस में इंपेरेटिव क्यों बनाए? ध्यान रखना, इंपेरेटिव सेंटेंस इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ अ प्रेजेंट इंडेफिनिट। उसको भी पार्ट माना गया है किसका? प्रेजेंट इंडेफिनिट का। जहां प्रेजेंट इंडेफिनिट की कंडीशन बनती है वहां कौन सा टेंस लगाया जा सकता है, कौन सा सेंटेंस बनाया जा सकता है? इंपेरेटिव। क्यों जी? क्योंकि इंपेरेटिव सेंटेंस दुनिया का वो सेंटेंस होता है जो फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होता है। यानी ऐसा कोई भी सेंटेंस जो आपको लगता हो कि जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू कर रहे हो आप, अगर आपने स्टार्ट ही फर्स्ट फॉर्म से कर दिया है तो वो हमारे लिए क्या बन जाता है? इंपेरेटिव। अगर इसी सेंटेंस को मुझे इंपेरेटिव बनाना हो तो मैं शी को नहीं लिखूंगा, मैं सीधे ही लिख दूंगा ड्राइव को। तो क्या बन जाएगा? ड्राइव द कार, ड्राइव द कार, कि कार चलाइए। क्या मीनिंग बन जाएगा इसका? कार चलाइए। बच्चे कह रहे सर फिर आपने ड्राइव्स क्यों नहीं लिखा, ड्राइव क्यों लिखा? ध्यान देना स्टूडेंट, इंपेरेटिव सेंटेंस, इंपेरेटिव सेंटेंस जब भी हम लिखते हैं तो वो सेंटेंस बोलने किसके लिए बोला जाता है? आप ध्यान दें, इंपेरेटिव सेंटेंस किसको बोला जाता है? सामने वाले इंसान को, सामने वाले इंसान को। जैसे मैं आपको बोल सकता हूं ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, ये मैं आपको बोल रहा हूं, हमेशा सच बोलो। तो ध्यान दो, ये मैंने किसको बोला है? आप लोगों को। आपको क्या बोलूंगा? यू। और यू सिंगुलर नहीं होता है, यू प्लूरल होता है। अगर ये प्लूरल है तो क्या इसके अंदर वर्ब में एस लगाना चाहिए? नहीं लगाना चाहिए। इसीलिए हमेशा लिखा जाता है ड्राइव द कार, कभी नहीं लिखा जा सकता ड्राइव्स द कार, वो गलत हो जाएगा। वो उसका मतलब हो जाएगा आप सिंगुलर सब्जेक्ट की बात कर रहे हो। यू को माना गया है प्लूरल सब्जेक्ट इंग्लिश में, इसीलिए हम क्या लिखते हैं? ड्राइव द कार। और सारे इंपेरेटिव सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या माना जाता है? यू माना जाता है। जैसे मैंने बोला ओपन द डोर, दरवाजा खोलिए, तो ये सेंटेंस मैं किसको बोल रहा हूं? जो मेरे सामने बैठा हुआ है, जो मेरे सामने है मैं उसी को बोलूंगा, और मेरे सामने वाले पर्सन को मैं क्या बोलूंगा? यू। इसीलिए इसको मान लिया जाता है सब्जेक्ट, और हमेशा यू प्लूरल होता है, तो कभी भी इसके साथ एस नहीं लिखा जा सकता। ओके स्टूडेंट, लेकिन यू को लिखते नहीं हम, ऐसा मत लिखना यू ड्राइव द कार, फिर से अफर्मेटिव बन जाएगा वो। अगर सब्जेक्ट से शुरू करोगे तो अफर्मेटिव बन जाएगा, वर्ब से शुरू करोगे तब इंपेरेटिव बनेगा। ओके स्टूडेंट्स, ओके। अब मैं इसका नेगेटिव बनाता हूं। नेगेटिव का मतलब मुझे मना करना है, फॉरबिड करना है कि ये मत करो। मैं बोलना चाह रहा हूं कार मत चलाओ, तो फिर अगर मैं ऐसा बनाऊंगा तो मुझे डू डज लगाना पड़ेगा। अब सोचो यू के अकॉर्डिंग डू लगाना चाहिए कि डज लगाना चाहिए? यस, आप समझोगे कि डू लगाना चाहिए, क्योंकि प्लूरल के साथ तो डू लगता था। इसीलिए हमेशा क्या लिखा जाता है? डोंट। मना करने के लिए क्या लिखा जाता है? डोंट ड्राइव द कार, कार मत चलाओ, डोंट ड्राइव द कार। ऐसा लिख दिया आपने, डोंट ड्राइव द कार। तो कहने का मतलब ड्राइव द कार, डोंट ड्राइव द कार। और अगर पोलाइटनेस दिखानी है, कभी कभी सेंटेंस में पोलाइटनेस दिखाना होता है, तो जब पोलाइटनेस दिखाते हैं तो पोलाइटनेस दिखाने के लिए कुछ वर्ड यूज कर लेते हैं, जैसे प्लीज हो गया, काइंडली हो गया, ऑलवेज हो गया, ऐसे ऐसे वर्डों का यूज किया जाता है। तो मैं इसी से पहले लिख दूं प्लीज ड्राइव द कार, प्लीज ड्राइव द कार, काइंडली ड्राइव द कार। ऐसे अगर मैं यूज करता हूं तो इसमें पोलाइटनेस नजर आएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरह से हमारे 3 तरह के क्या बन जाएंगे? इंपेरेटिव भी बन जाएंगे। तो ये देखो, ड्राइव द कार, डोंट ड्राइव द कार, प्लीज ड्राइव द कार। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी है, इसीलिए बोलेंगे ये टेंस कौन सा माना जाता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ओके स्टूडेंट्स, तो ये बिल्कुल बेसिक है आपका। तो देखो 8 तरह के पहले और 3 तरह के ये, तो 11 तरह के सेंटेंसेस हमने बना दिया आपके। ओके स्टूडेंट्स, अब बच्चे कह रहे होंगे सर अब हम थक गए हैं, अब तो शायद लगता है कि और नहीं बनाओगे आप सेंटेंस। ऐसा भी नहीं है, अभी और सेंटेंस बनेंगे। ध्यान रखना, हमें वैरायटी देखनी है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट को राइटर किस किस तरह से आपके एग्जाम में लिखा जा सकता है। देखो ये सारे मेथड से एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसके लिए पहले से हमें फाउंडेशन तैयार करनी है, और हम रेडी रहेंगे कि ऐसे क्वेश्चन आएंगे, चाहे इसका वॉइस बनाना हो, चाहे डायरेक्ट इनडायरेक्ट बनाना हो, फटाफट से बना देंगे फिर। ओके स्टूडेंट्स, आगे देखते हैं। देखिए, अब जैसे 11 बना दिया आपने, तो अगर मैं बोलूं कि अगर मैं कभी ऐसे सेंटेंस लिखूं आपके लिए कि शी ड्राइव
शी ड्राइव द कार। और अब मैं क्या करूं, यहां कॉमा यूज कर लूं। ठीक है, अब मैं यहां पे सेंटेंस को खत्म नहीं कर रहा हूं, मैंने यहां पे कॉमा यूज कर लिया। अगर मैंने यहां पे कॉमा यूज कर लिया तो अब सोचिए जरा कि मैं कुछ और लिखना चाहता हूं वहां पे, और अब मैं यहां पे एक छोटा सा क्वेश्चन यूज कर रहा हूं। उस छोटे से क्वेश्चन को मैं यहां रखता हूं आपके लिए इज, और इसको नेगेटिव बना देता हूं इजेंट, और यहां शी को एज इट इज लिख देता हूं शी का शी, और लास्ट में छोटा सा क्वेश्चन डाल दिया मैंने, क्वेश्चन मार्क बना दिया। क्या बताओगे आप इसको क्या बोलते थे? कमेंट सेक्शन में डाल के बता देना इसको क्या बोलते थे। मैं अब बता रहा हूं आपको, आप पोज करके ये आंसर देना। देखो, शी ड्राइव्स द कार इजंट शी, पढ़ने में अच्छा लगेगा आपको, क्योंकि ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन को जो कि सेंटेंस के एंड में रखे जाते हैं उनको बोलते थे क्वेश्चन टैग। इसको क्या बोलते थे? क्वेश्चन टैग। सर क्वेश्चन टैग क्या होता है, इसको बाद में डिटेल में भी पढ़ेंगे हम पूरी, लेकिन अभी मैं बता रहा हूं इट इज अ स्मॉल टाइप ऑफ क्वेश्चन। अभी हमने जो पीछे बनाए थे वो बड़े बड़े क्वेश्चन थे, वो बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन थे, उसमें सब्जेक्ट भी था, वर्ब भी था, ऑब्जेक्ट भी था, सब था उसमें तो। लेकिन इसमें क्या है, छोटा सा क्वेश्चन लिखना होता है हमें। जैसे मैं आपको बोलूं कि मैंने आपको कल पढ़ाया था, क्या नहीं पढ़ाया था? बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन, और आपसे मैं हां और ना में पूछना चाह रहा हूं, तो इट इज अ स्मॉल टाइप ऑफ क्वेश्चन। ये छोटा सा क्वेश्चन होता है, इज पुट एट द एंड ऑफ द सेंटेंस। ध्यान से देखना, इसको सेंटेंस के कहां रखा जाता है? एंड में। किस चीज के लिए? फॉर कंफर्मिंग द स्टेटमेंट वेदर इट इज यस और नो। ये कंफर्म करने के लिए कि सच में ये स्टेटमेंट हुई भी है कि नहीं हुई है, कि वह लड़की कार चलाती भी है कि नहीं चलाती है, हां या ना। तो इसके लिए एक छोटा सा क्वेश्चन आपके लिए रखा जाता है, उसको बोलते हैं क्वेश्चन टैग। और एग्जाम्स में आता है, ध्यान रखना, एग्जाम्स में जब ऐसा क्वेश्चन टैग आता है ना, तो नीचे आपको इस तरह से अंडरलाइन कर दिया जाता है ऑप्शन में, और 4 ऑप्शन मिल जाते हैं आपको। 4 ऑप्शन में बताना होता है कि इसका एप्रोप्रिएट क्या होगा इसका क्वेश्चन टैग। तो अब जिसका बेसिक स्ट्रॉन्ग है, जिसने टेंस को अच्छे से पढ़ा है, तो डेफिनेटली उसको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि उसने टेंस में पढ़ लिया होगा। क्वेश्चन टैग इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ अ टेंस, ये भी टेंस का पार्ट है, अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है, इसको टेंस में ही सीखा जा सकता है। ध्यान दे, अब ड्राइव्स वर्ब की कौन सी फॉर्म है? फर्स्ट फॉर्म। अब मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि फर्स्ट फॉर्म की हेल्पिंग वर्ब आपको याद हो चुकी है। स्टूडेंट्स, क्या होती है? डू डज। क्योंकि क्वेश्चन टैग का रूल होता है द टेंस ऑफ द स्टेटमेंट, जो स्टेटमेंट की टेंस लिखी हुई है, एंड द क्वेश्चन टैग, और जो क्वेश्चन टैग लिखा हुआ है, उन दोनों का टेंस मस्ट बी सेम। दोनों का टेंस सेम होना चाहिए। देखो, सेंस नहीं, टेंस सेम होना चाहिए। हमें लगता है सेंस सेम होनी चाहिए, यहां फर्स्ट फॉर्म है, प्रेजेंट है, यहां इज लग गया, ये भी प्रेजेंट है, तो सही है इसका मतलब। ऐसा नहीं होता, आपको हमेशा क्या करना चाहिए? टेंस को सेम करना चाहिए। तो अब ध्यान दे, शी ड्राइव्स द कार, वह कार चलाती है, इजंट इट नहीं होगा। अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट फॉर्म आपको हेल्पिंग वर्ब के रूप में डू डज लेना होना चाहिए। और आप ध्यान दें, यहां पे इस इज नॉट को हटा के आपको लिखना चाहिए डज, और डज का नेगेटिव क्या हो जाएगा? डजंट हो जाएगा। बच्चे कह रहे सर नोट क्यों लगाया आपने? क्योंकि क्वेश्चन टैग का ये रूल होता है कि इफ द सेंटेंस इज पॉजिटिव द क्वेश्चन टैग मस्ट बी नेगेटिव होती है। क्वेश्चन टैग अगर सेंटेंस पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग कैसा बन जाता है? हमारा नेगेटिव बन जाता है। और इसका उल्टा क्या हो जाएगा फिर? अपोजिट क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे अगर शी डज नॉट, शी डजंट या डज नॉट ड्राइव द कार। अगर मैंने ऐसा लिख दिया आपके लिए, तो अब बताइए इसकी क्वेश्चन टैग क्या बनेगी? अब आप कहोगे सर अब हमारा सेंटेंस है नेगेटिव, तो इसका उल्टा चलना चाहिए। तो इसका मतलब अगर ये नेगेटिव है तो वहां पॉजिटिव लिखना पड़ेगा क्वेश्चन टैग, लेकिन अब हम हेल्पिंग वर्ब के रूप में किसको लिख देंगे? डज को ही लिख देंगे, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब तो अभी भी डज रहेगी फर्स्ट टेंस की, और शी को शी लिख देंगे। अब नॉट लगाने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, इस तरह से बना दो आप। ठीक है स्टूडेंट, ऐसे ध्यान रखना है। डज शी, ऊपर डजंट क्यों लिखा? क्योंकि पॉजिटिव था तो नेगेटिव करना पड़ा, यहां नेगेटिव है तो पॉजिटिव करना पड़ा। ठीक है ना? और शॉर्ट फॉर्म यूज करना है, डज नॉट को अलग अलग मत लिखना, डजंट करना पड़ेगा। इज नॉट हुआ तो इजंट करना होगा, वॉज नॉट हुआ तो वॉजंट करना पड़ता है। इस तरह से आपको चलना पड़ता है क्वेश्चन टैग में। तो ध्यान से देखें, तो अब 2 तरह के सेंटेंस हमारे और बन चुके हैं। तो पहले हमारे कितने बन चुके हैं? 11। ठीक है स्टूडेंट्स, पहले 11 है और 2 अब बन गए, तो अब कितने हो गए हमारे? 13 तरह के सेंटेंस बन गए, 13 टाइप्स ऑफ सेंटेंस बन गए। ओके स्टूडेंट, अब एक और है, एक लास्ट। पहले मैं एग्जाम स्टाइल का क्वेश्चन दिखाता हूं, आपको देखना चाहिए उसको, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ज्यादा बुक्स में मेंशन भी नहीं है वो। ध्यान दे, अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि somebody tells me that he
डज प्ले क्रिकेट। ओके स्टूडेंट्स, और आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए ऐसा, और आपको बताना होता है कि विच पार्ट हैज एन एरर। ए में मिस्टेक लगती है आपको, बी में मिस्टेक लगती है, या सी में मिस्टेक लगती है आपको। देखिए आंसर, आप आंसर दे देना, और अगर आपको लगता है इसमें कोई मिस्टेक नहीं है तो आंसर डी दे देना ऑप्शन में। ठीक है, इस तरह से देखना और कमेंट सेक्शन में डालना आपने ये जरूर। देखो somebody tells, अब मैं इसका आंसर बता रहा हूं। टेल्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि बडी वाले सारे वर्ड सिंगुलर होते हैं। somebody, nobody, anybody, everybody सब सिंगुलर होते हैं ये। ठीक है, इसलिए सिंगुलर होने की वजह से क्या लिखा है, टेल्स लिखा है, मी। अब दो सेंटेंस है इसके अंदर, तो मैंने जोड़ने के लिए क्या यूज कर लिया है, कंजंक्शन यूज कर लिया है, दैट। यानी अब नया सेंटेंस शुरू हो गया। नया सेंटेंस क्या है, ही डज प्ले क्रिकेट। यहां देखो, अब ज्यादातर स्टूडेंट्स 99% स्टूडेंट्स इसको गलत मान लेंगे। क्यों गलत मानेंगे इसको, क्योंकि गलत इसलिए मानेंगे, अब हमारे हिसाब से फर्स्ट फॉर्म से पहले डज तभी आ सकता है, या तो नेगेटिव क्वेश्चन होना चाहिए था, या तो इसको ऐसे लिखते कि ही डज नॉट प्ले क्रिकेट, तब भी ठीक था, क्योंकि नेगेटिव के लिए तो डज लगाते थे आप। या फिर मैं इस डज को पहले लिख दूं, डज ही प्ले क्रिकेट क्वेश्चन मार्क, तब भी ये सही था। लेकिन ऐसा तो कभी नहीं देखा कि अफर्मेटिव सेंटेंस के पॉजिटिव पार्ट में डज लगा दिया फर्स्ट फॉर्म से पहले, ऐसा तो आपने कभी भी नहीं देखा होगा। ठीक है, लेकिन ध्यान रखना स्टूडेंट, जब ऐसा क्वेश्चन एग्जाम्स में आता है तो आप ध्यान देना, इसमें एरर नहीं है, ये सेंटेंस पूरी तरह से सही लिखा हुआ है, नो मिस्टेक, इसमें कोई मिस्टेक नहीं है। ठीक है, इसमें कोई मिस्टेक नहीं है, बिल्कुल सही सेंटेंस लिखा हुआ है। इसका रीजन ये भी है कि आप ध्यान दें, डज प्लस फर्स्ट फॉर्म लिखा जा सकता है। सर आपने बोला कि डू डज का यूज नेगेटिव इंटरोगेटिव में होता है, ऊपर लिखा था आपने, बिल्कुल लिखा था, लेकिन ध्यान रखना है क्योंकि एक लास्ट सेंटेंस बन रहा है जो कि कॉमन रूल नहीं है, और ये जब आप स्कूल में पढ़ते थे, कॉलेज में पढ़ते थे, तो ऐसा रूल नहीं पढ़ते थे, और ये इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम्स में बार बार रिपीट होता है क्वेश्चन, यहां से प्रेजेंट इंडेफिनिट का एक पार्ट होता है, तो आपको समझना है ये क्यों ठीक है, तो मैं बता रहा हूं आपको। देखो, अब मुझे आपको ये सिखाना है, तो कैसे सिखाऊंगा, देखिए, इसको बोलते हैं रूल ऑफ एम्फेसिस। इसको क्या नाम दिया जाता है, रूल ऑफ एम्फेसिस। एम्फेसिस का मतलब क्या हुआ, एक वर्ब होती है दबाव देना, दबाव देके कुछ करना, तो दबाव देने का मतलब क्या होता है, एम्फेसिस होता है। तो कहने का मतलब, अगर मैं बोलूं रूल ऑफ एम्फेसिस, तो इसका मतलब है कि आप वर्ब पर दबाव देके जब सेंटेंस बोलते हो, तो जब आपका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से दिखना चाहिए कि सब्जेक्ट तो होना ही चाहिए, लेकिन आप जो फर्स्ट फॉर्म यूज करते थे ना, उस फर्स्ट फॉर्म से पहले आपको क्या लगाना पड़ता है, या तो डू लगाना होगा या डज लगाना होगा, उसके बाद क्या लगाते थे, ऑब्जेक्ट लगाते थे। इस स्ट्रक्चर को फॉलो करना पड़ता है। ठीक है ना स्टूडेंट, अगर मैं इस वर्ब पर एम्फेसिस करता हूं, दबाव देके बोलता हूं कि ये काम मैं करता तो हूं, दबाव देके बोल रहा हूं मैं, ये काम मैं करता हूं, तो उस एम्फेसिस को शो करने के लिए मुझे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले क्या लगाना पड़ेगा, या तो डू लगाना होगा या फिर मुझे क्या लगाना पड़ेगा, डज लगाना पड़ेगा। दोनों में से कोई एक लगाना पड़ेगा, अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ द सब्जेक्ट। कि सिंगुलर होगा तो डज लगा दो, प्लूरल है तो डू लगा दो, लेकिन लगाना पड़ेगा अगर फर्स्ट फॉर्म से पहले, अगर आपको क्या दिखाना है, एम्फेसिस दिखाना है। याद करो, देखो हम कैसे करते थे, अगर मुझे बोलना है मैं क्रिकेट खेलता हूं, मैं क्रिकेट खेलता हूं, तो मैं बोलूंगा आई प्ले क्रिकेट। अब कोई मानने को तैयार नहीं कि आप क्रिकेट खेलते हो, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस सेंटेंस को थोड़ा दबाव से बोलना पड़ेगा, अरे मैं क्रिकेट खेलता तो हूं, इस तरह से बोलना पड़ेगा। जैसे ही मैंने बोला कि मैं क्रिकेट खेलता तो हूं, दबाव देके बोलने की कोशिश की, तो मुझे बोलना चाहिए आई डू प्ले क्रिकेट, ऐसे बोलना चाहिए, आई डू प्ले क्रिकेट। मैं आपको कॉल करता हूं, स्टूडेंट पूछते हैं सर आप हमें कॉल नहीं करते हो, मैं बोल रहा हूं मैं आपको कॉल करता हूं, तो मैं कैसे बोलूंगा, आई कॉल यू। फिर से आप मुझसे वही क्वेश्चन पूछोगे, सर आप हमें कॉल नहीं करते हो, मैं फिर से बोलूंगा आपको, अरे मैं तुम्हें कॉल करता तो हूं, तो मैं कैसे बोलूंगा इस सेंटेंस को, आई डू कॉल यू। वह लड़की कार चलाती है, आप मानने को तैयार नहीं हो रहे, वह लड़की कार चलाती है, शी ड्राइव्स अ कार, अरे वह कार चलाती तो है, कोई मानने को तैयार नहीं था, मैंने दबाव से बोला, तो बोलना पड़ेगा शी डज ड्राइव द कार। इस तरह से तो जब भी कभी वर्ब के ऊपर दबाव देके बोलना हो, तो आप डू डज का यूज अफर्मेटिव सेंटेंस में भी कर सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ज्यादा कंफ्यूज मत हो, क्योंकि ध्यान रखना आपको कुछ बनाना नहीं है, आपको लिखा मिलेगा। अगर आपको अभी तक मैंने रूल ना दिया होता तो आप लोग इसको गलत ही मानते, क्योंकि आपको नहीं पता था कि
अफर्मेटिव में भी क्या लगाया जा सकता है, डू डज फर्स्ट फॉर्म के साथ लगाया जा सकता है। अब सोचो अगर कोई स्टेटमेंट ऐसे लिख देता हूं मैं आपके लिए कि शी डज स्पीक फ्रेंच, एक तो ये लिख दिया मैंने आपके लिए, और एक मैं लिख दूं शी स्पीक्स फ्रेंच, शी स्पीक्स फ्रेंच। ओके, अब आप बोलो इन दोनों में से कौन सा गलत है, इन दोनों सेंटेंस में से कौन सा गलत है, या दोनों ही ठीक है या दोनों ही गलत है, ऐसा भी पॉसिबल है। देखो शी के साथ स्पीक्स लगाया, ये तो गलत है ही नहीं, ये तो कॉमन रूल है, ये तो हमने सीख लिया कि सब्जेक्ट आएगा, वर्ब आएगी, ऑब्जेक्ट आएगी। लेकिन अब आप ध्यान दो कि अगर कोई राइटर ऐसा बोलना चाहता है कि वह लड़की फ्रेंच बोलती तो है, अगर वो फर्स्ट फॉर्म से पहले डज लगाता है तो हमें सोचना नहीं कि वो एम्फेसिस है कि नहीं है। अगर राइटर ने लिखा है तो एम्फेसिस है, बस आपको तो यह देखना है कि क्या फर्स्ट फॉर्म से पहले डू डज लगाया जा सकता है। हां लगाया जा सकता है, इसका मतलब गलत थोड़ी ना है, सही है, कोई मिस्टेक नहीं है इसके अंदर, ठीक है ना, इस तरह से। हां अगर गलत करना होता राइटर को तो कैसे करता, देखो गलत करना है तो इस तरह से कर सकता है वो कि शी डज ड्राइव्स द कार। अब बताओ ये गलत है कि सही है। मान लिया कि एम्फेसिस तो लगा हुआ है इसके अंदर कि फर्स्ट फॉर्म से पहले डज आ गया तो एम्फेसिस का रूल बन रहा है, लेकिन सही तरह से लगा तो होना चाहिए। क्या डज के अंदर पहले से एसईएस है तो क्या ड्राइव में एस लगेगा, नहीं लग सकता, इसीलिए आप इसमें एसईएस नहीं लगाएंगे, सिर्फ लिखा जाना चाहिए शी डज ड्राइव द कार, ऐसे होना चाहिए, ठीक है। तो अब जो हमने 13 तरह के सेंटेंस बनाए थे, एक 14 और बन जाएगा उसके अंदर। शी ड्राइव्स द कार का बनाओ शी डज ड्राइव द कार, एक और बन गया। तो 14 टाइप ऑफ सेंटेंस बनाए आज की क्लास में हमने। ओके स्टूडेंट्स, तो यही था आज का क्लास का नेगेटिव इंटरोगेटिव का जो कंफ्यूजन माइंड में रहता है कि किस तरह से बनाना चाहिए। तो आज मैंने आपको सिखाया प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो डू डज, स्पेशली जहां बच्चा कंफ्यूज हो जाता है डू डज में। देखो आगे के जो टेंसेस आएंगे मैं इतना टाइम नहीं लगाऊंगा उसके अंदर, क्योंकि उसमें ऑलरेडी हमारे पास टेंस के अंदर हेल्पिंग वर्ब गिवन होगा। लेकिन अभी हमें इतना क्योंकि प्रॉब्लम आ रही है कि डू डज कंफ्यूजन क्रिएट करता है, और यह भी देखना पड़ता है कहां डू लगाना है और कहां डज, और एम्फेसिस का रूल भी होता है इसका, तो इसका मतलब इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ना होता है। ओके स्टूडेंट, तो आज की क्लास में हमने एक सेंटेंस लिया और 14 तरह से उसको बना के देखा, उसका नेगेटिव, इंटरोगेटिव, एम्फेसिस, इंपेरेटिव सब बना के देखा, ठीक है स्टूडेंट। तो मैं चाहता हूं ये रिवीजन करना दोबारा से क्लास में, करने के बाद एक सेंटेंस मैं आपको दे रहा हूं, आपको होमवर्क बनाना है और होमवर्क बना के सेंटेंसेस को मैच करना है। क्या आप भी 14 तरह के सेंटेंस बना पाए? और आप लिख लीजिए आपका सेंटेंस क्या है। आपका सेंटेंस है यू ड्राइव द कार, इसका बना लीजिए यू स्पीक फ्रेंच लिखते हैं, यू स्पीक फ्रेंच, यू स्पीक फ्रेंच, आप फ्रेंच बोलते हो, यू स्पीक फ्रेंच, आप फ्रेंच बोलते हो, ये सेंटेंस आपका है। और प्रेजेंट इंडेफिनिट का आप इसका नेगेटिव, इंटरोगेटिव, इंपेरेटिव और साथ साथ एम्फेसिस, ये सब बनाएंगे अपना होमवर्क, इसको प्रिपेयर करिए। आज की क्लास में आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट कंप्लीट हो गया है। ओके, आज इतना ही करते हैं और आगे हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके, सी इन द नेक्स्ट क्लास, बाय बाय।